टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज का शिफ्ट 21 दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उस शिफ्ट से रिलेटेड आज का 30 क्वेश्चन का डिस्कस इसमें शामिल किया गया है, जो कि पेपर 2 में पूछा गया था। यह आपके आगामी एग्ज़ाम जो 2022-23 दिसंबर 2022 से 23 जनवरी 23 तक होगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अभी तक आपने यदि सीटेट का फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्दी ही भर लीजिए, क्योंकि आपके आसपास के सभी सेंटर में सीट जितनी बची हुई है वो या तो भर चुकी होगी या फिर भरने के कगार पे होगी। तो आपको फॉर्म भरने में लेट नहीं करना है और आपको जो है फॉर्म भर लेना है। चलिए, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो पहुंच सके। आइए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, विकास की दिशा और हर बच्चे के लिए समान होता है। विकास की दिशा जो है वो हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो बाल विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत है: निरंतरता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत। ये सारी सिद्धांत का क्लास आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो विकास जो है, विकास की दिशा हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का जो है विकास वो एक समान रूप से चलेगा। किसी में थोड़ा सा तीव्र, किसी में थोड़ा सा स्लो चलेगा। तो यह जो है, यह किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, किस सिद्धांत को यह दर्शाता है? तो अनिरंतरता यह नहीं होगा, रैखिकता लीनियर यह भी नहीं होगा, एकरूपता यह नहीं होगा। यहाँ पे आपका होगा पृथकता, अर्थात बच्चे का जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। एक क्रम है कि बच्चा पहले घुरकना सीखेगा, फिर वह खड़ा होना सीखेगा, फिर वह चलना सीखेगा। लेकिन किसी किसी बच्चे में यह थोड़ा सा समय भी लगता है, कोई थोड़ा लेट से बोल पाता है, कोई थोड़ा लेट से चल पाता है। तो यह क्रम निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10 बच्चे को यदि मूल्यांकन करेंगे तो 10 बच्चा एक साथ ही वह बराबर समान गति से विकसित हो। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वह डी होगा। अब है अगला क्वेश्चन, कथन ए है। आजकल यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाने लगा है और आपको थोड़ा सा इसमें जो है सिंसियर रहना पड़ेगा, नहीं तो ये आपसे गलती हो जाएगा। बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता या विविधता है। बच्चा और बचपन के बारे में जो जनरल है, सामान्यकृत दावा है, वो करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत सी बहुलता या विविधता है। तो अलग अलग बच्चे हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यह आप भी जानते हैं। तो यह कथन सही है। अब है, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। तो बचपन जो है वह समाज से जुड़ा हुआ चीज़ है। समाज संस्कृति के अनुसार बच्चे का बचपन जो है वो चलता है। तो यह भी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रियाओं का सही व्याख्या है? तो कौन सा कथन है जो कि बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया का सही व्याख्या करता है? तो बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है।
बच्चे का विकास सिर्फ उनके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, उससे ना तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका और ना ही परिवेश की, तो यह तो आपका नहीं होगा। बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। तो डेवलपमेंट बराबर मैंने आपको पढ़ाया है कि डेवलपमेंट विकास जो है वह मुख्य रूप से पर्यावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल है। डेवलपमेंट बराबर HE हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंटल। तो ये आपका यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। वहाँ पे मैंने आपको सीधा सीधा समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन थोड़ा सा दिया है जो कि कंफ्यूजन कर सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेवलपमेंट बराबर HE होता है हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। अब अगला है कि पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम क्या है। तो विकास का जो चरण है, विकास पियाजे महोदय ने बच्चे के विकास के 4 चरण दिए हैं। तो इसको आपको इस तरह से याद रखना है, SPCF। सेंसरी मोटर अर्थात संवेदी गामक, के बाद प्री कॉन्वेंशनल पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल अर्थात मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद है फॉर्मल अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये 4 अवस्था हैं। तो आपको यदि हिंदी में कन्फ्यूजन होगा तो आप इंग्लिश में इसे याद कर सकते हैं। ऐसे पहले मूर्त आएगा, उसके बाद अमूर्त आएगा। ये चीज़ तो क्लियर है। लास्ट के 2 आपको याद है कि पहले मूर्त अर्थात पहले बच्चे किसी भी वस्तु को देखकर सीखते हैं, फिर वो बिना देखे हुए वस्तु के बारे में कल्पना करते हैं। तो पहले मूर्त आएगा, फिर अमूर्त आएगा। उसके बाद संवेदी गामक, वो पहली अवस्था है। तो आप इस तरह से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। तो पियाजे के सिद्धांत के कुछ आलोचना है जो कि मैं बताया भी हूँ। तो उस आलोचना का जो है प्रस्तुत कौन सा करता है। तो पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। तो यहाँ पर जो पियाजे के सिद्धांत की आलोचना है वो ये है कि पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। अब है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसके 3 स्तर हैं। 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं। तो पहला जो स्तर है वह है पूर्व पारंपरिक स्तर। दूसरा जो स्तर है वह है पारंपरिक स्तर और तीसरा जो स्तर है वह है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो यह 3 जो है वो पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर, यह 3 स्तर है। अब इसके 2-2 चरण है, प्रत्येक के 2-2 चरण है। ए बी, इसका भी 2 चरण है, इसका भी 2 चरण है और इसका भी 2 चरण है। तो पूर्व पारंपरिक स्तर जो है
इसके अंतर्गत 2 चरण है। पहला आता है आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, और दूसरा जो है वह है पारस्परिक स्वलाभ की अवस्था। पारस्परिक स्वलाभ की अवस्था। इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि ट्रीट फॉर टेट की अवस्था है कि मैं तुम्हें यदि आज टॉफी दिया हूं तो कल तुम अपना जो है सो तुम भी मुझे बिस्किट दोगे, या फिर मैं तुम्हें आज पेन दिया हूं तो कल तुम भी मुझे पेन या फिर कॉपी या बुक पढ़ने दोगे। अर्थात एक मैंने तुझे कुछ दिया तो तुम भी मुझे कुछ दोगे। तो यह यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास इसी के अंतर्गत आता है कि बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है। तो यह पूर्व पारस्परिक स्तर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका आंसर होगा। अब इसमें पारंपरिक स्तर के भी 2 चरण हैं। यहाँ पे है, पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। उसके बाद दूसरा है कानून एवं व्यवस्था। कानून एवं व्यवस्था, सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था अनुपालन। सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था अनुपालन। उसके बाद है उत्तर पारंपरिक स्तर। इसमें आता है सामाजिक संविदा। उसके बाद दूसरा है सार्वभौमिकता नैतिकता। तो ये 6 जो हैं वो चरण हैं और 3 जो है वो स्तर हैं। इससे आपको काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन करेंगे उसमें पॉइंट 1 स्तर 1 स्तर 2 से तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में ये संविदा, सामाजिक संविदा से भी क्वेश्चन आने लगा है। तो आपको किसी भी चरण को इग्नोर नहीं करना है और किस स्तर से जुड़ा हुआ कौन सा चरण है वो भी आपको याद कर लेना है। अब है जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों में जन्मजात होती है, अर्थात प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से संबंधित कौन सा है। तो अनुकूलन, एस्कीमा, मानसचित्र, प्रतिक्रियाशीलता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एस्कीमा। एस्कीमा जो है यह प्रीवियस नॉलेज को कहा जाता है। एस्कीमा, एस्किम्स क्या है, एस्कीमा क्या है, इन सभी पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाया हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियो देख सकते हैं। आपके एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। अब है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है। उस क्षेत्र के बीच में जो कि बच्चा जानता है और उनमें जानने का सामर्थ्य है, जो कि बच्चा जानता है और उसकी पहुंच के बहुत बाहर है, जो कि बच्चा जानता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए, जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से उसे ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा कि जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। तो यह जो लीव वाइगोत्स्की की ज्ञान की संरचना जो है वो है कि यदि बच्चा कहीं अटक रहा है, समीपस्थ, यह संभावित विकास का क्षेत्र जिसको कि ZPD कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत है कि बच्चे में जानने की क्षमता है और वो थोड़ा सा के लिए अटक रहा है, उसे किसी की हेल्प मिल जाती है तो वह उस चीज़ को कर लेता। तो यही है संभावित विकास का क्षेत्र, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा। अब है कक्षा में एक बच्चा
अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो एक कक्षा में जो बच्चा आता है वह अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। तो संरचनावाद यह नहीं होगा, सामाजिक संरचनावाद, मानववादी अधिगम ये भी नहीं होगा। अवलोकन, उसने अपने घर में देखा कि घर में जो है मेरे भाई किस तरह से करते हैं, मेरे माँ किस तरह से करते हैं मेरे साथ व्यवहार, मेरे पिताजी किस तरह से करते हैं, मेरी बड़ी बहन है तो वो किस तरह से करती है। तो यह जो है यहाँ पे अवलोकन अधिगम आपका होगा यहाँ पे आंसर, कि कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, अर्थात वह अवलोकन अधिगम यहाँ पे आपका कहलाएगा आंसर। उसने अवलोकन करके सीखा। अब है एक बालक केंद्रित कक्षा, अर्थात छात्र केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? तो बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलापन, समूहीकरण, ये तो होना ही चाहिए। अब है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र साधन, ये निगेटिव वर्ड है। हमने निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड कराए हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। सभी विषय का हम करा चुके हैं, वो आपको 15 में से आउट ऑफ 12 मार्क्स सिर्फ वो एक वीडियो आपको दिला देगा। आप वो कर लीजिएगा, आपको पेडागोजी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है कि एकमात्र, ये निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा तो ये ऑप्शन काट देंगे। छात्रों की सक्रिय सहभागिता, तो यह आवश्यक है। एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा ए, बी और डी, 3 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो पहले बी ऑप्शन देखते हैं कहाँ है। बी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो आपका आंसर सीधा ए हो जाएगा। यदि आपको ये देख के भी आंसर मारना होता तो आप ए मार के निकल जाते, आपका टाइम बच जाता, क्योंकि बी सिर्फ ए ऑप्शन में दिया गया है 1 नंबर में। तो इस तरह से आप समय वहाँ पे बचा सकते हैं। अब है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एकिक संरचना है। बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वो होगा कि बुद्धि को विभिन्न स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अब है किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, किसी शिक्षक को जो है वो सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। यह तुलना जो है यह बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, यह आपका आंसर नहीं होगा। अब है प्रत्येक पाठ्य के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना के प्रश्न, केवल, यह भी निगेटिव वर्ड है। बच्चों की स्मरण शक्ति, ये भी निगेटिव वर्ड है। बच्चे को स्मरण शक्ति का चेक नहीं करना है। तो आपका एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए निगेटिव वर्ड जो है, वर्ड आप यदि पहचानना सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए सीडीपी कुछ नहीं है और पेडागोजी में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसीलिए निगेटिव जो वर्ड हम कराए हैं, निगेटिव टैग वर्ड, वो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में आज और अभी देख लीजिए, तब फिर आप सेट बनाइएगा। आपको निश्चित तौर पे 15 में से 12 नंबर पेडागोजी के और इसमें 25 मार्क्स आसानी से आपको आ जाएंगे। सीडीपी में 30 में 25 निश्चित तौर पे। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है?
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करते हैं? योगात्मक आकलन, यंत्रवत याद करने का कौशल का आकलन, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल आधारित श्रेणियों में बांटना, स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। तो स्व आकलन और समूह का जो समावेश है वो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आपके पास कम समय बचा हुआ है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर सारे शिफ्ट का देख लीजिए। उसके बाद जो भी कम समय में पास कैसे करें, इसके लिए टैग वर्ड है, मैराथन क्लास है, वो आप देख सकते हैं। ये सभी आपको जल्द कम समय में आपको सीटेट पास करने में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब है विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले शिक्षिका की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करे उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, यह बिल्कुल नहीं होगा। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए, ये सही लग रहा है। फिर भी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल, ये नहीं होगा, केवल आ गया तो नहीं होगा। वह विद्यार्थी जो हाशिए पर समुदाय से आते हैं, घर पर ट्यूशन रखने को कहना, यह भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से आप तेजी से कर सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड, जो कि मैं करा चुका हूं। बस वो आपको जो है क्वेश्चन सही करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को बढ़ावा कैसे देगी? तो जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर के बारे में मैं बता चुका हूं। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? तो लड़कियों को स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करके लड़कों व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए वह आनुवंशिक रूप से तैयार है। जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियां भाषा में अच्छा करेगी व लड़के भाषा में, यह भी तो रूढ़िवादी बात हो गई। व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे सही आंसर है। अब है अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव में काम करे, यह बिल्कुल गलत है। अब है इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए, तो ये सही लग रहा है। फिर भी आगे देखते हैं। इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि यह दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव न डाल पाए, निगेटिव प्रभाव न डाल पाए। यह भी अलग है कि उन्हें सेग्रीगेट अर्थात पृथक नहीं करना है। इनमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षक के लायक नहीं है, यह भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। हमारा वीडियो यदि आपको स्लो लगे तो आप अपने मोबाइल से यूट्यूब में सेटिंग में जाकर वहाँ से आप स्पीड बढ़ाकर 1.5 गुना स्पीड या 1.25 गुना स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है और 30 क्वेश्चन को ठीक रूप से बताने में थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन ही जाता है। लेकिन फिर भी आप वहां से स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। तो विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी की कक्षा में विद्यार्थी का जो है अधिगमात्मक अनुभव को वो बढ़ाती है, यह सही है। अब है समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिवादी श्रवण रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। तो ये केवल लग गया तो ये इसका काम तमाम हो गया। अब आपको यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी चून करके आपको निकल जाना है, कोई इसमें माथा लगाने की बात नहीं है। अब है एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित हैं के लिए क्या शिक्षा स्तरीय
प्रावधान करने चाहिए। एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित हैं के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए। बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने का अवसर मिले। बहुत से दृश्य प्रदर्शन देने चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर बहुत कार्य करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है तो वो देख ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या ब्लैक बोर्ड और क्या डिजिटल बोर्ड। जो देख नहीं पाएंगे उसके लिए इन सारी चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता है। सूक्ष्म मुद्रण वो उसके लिए भी कोई काम का चीज़ नहीं है। दृश्य प्रदर्शन ये भी जब वो देख ही नहीं पाएगा तो उसके लिए पूरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट है। तो उसको जो है मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने का अवसर मिल सके। अर्थात आप उसे मौखिक रूप से बताएंगे, हो सकता है वो उस चीज़ को, उस ढांचा को अपने दिमाग में उतार सके कल्पना करके। तो बी ऑप्शन आपका सटीक आंसर है। अब है विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, लर्निंग डिसेबल्ड जो विद्यार्थी हैं के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है। तो सख्त पाठ्यचर्या का पालन करना, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना, मानकीकृत आकलन निश्चित करना, त्रुटियों और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा या संस्कृति उपयुक्त है। तो सख्त पाठचर्या का पालन करना ये गलत है। विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धति को अपनाना, मानकीकृत आकलन निश्चित करना, त्रुटि और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना यह भी गलत है। आपका होगा यहाँ पे विविध शिक्षा शास्त्रीय अर्थात विविध जो है पेडागोजिकल पद्धति को अपनाना। अब है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, यह नहीं होगा मौलिक सोच द्वारा, बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा। तो यहाँ पे होगा ये नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह होगा 1 नंबर चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, उसके बाद मौलिक सोच द्वारा, बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी ऑनलाइन एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा पूछने लगा है, जिससे थोड़ा दिक्कत बढ़ गया है। निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है। तो निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक जो है संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है। तो विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना, अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना, विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। यही ऑप्शन यहाँ पे भी प्रिंट हो गया है। तो अब यहाँ पर जो होगा आपका आंसर वो होगा कि अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चे को प्रेरित करने के लिए काले स्टार नहीं दिया जाता है। ये आपका गलत ऑप्शन है, हानिकारक यही हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। अब है क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो सहज ज्ञान के चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो हाँ, बच्चों का ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। नहीं, सहज ज्ञान केवल कल्पना है और आगे अलग और उसे अलग ही रखना है, तो यह नहीं है। हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर बता देना चाहिए। नहीं, सहज ज्ञान चिंतन व्यक्तिपरक और अवैज्ञानिक है, यह भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा कि बच्चों का ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में जो है वो
सहायता करते हैं। जितना बच्चा किसी भी चीज़ के किसी भी बिंदु पे चिंतन करेगा और उसे उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वो और भी ज़्यादा सीख पाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। यह कथन है, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। यह सही है। अब है अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री या क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। यह भी सही है, यह भी सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। अब है बच्चे डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पर जो होगा कि बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। बच्चे एक रेखीय से नहीं सीखते हैं, तो यह नहीं होगा, यांत्रिकवादी यह नहीं ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अब है अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की अपेक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की अपेक्षा करना चाहिए। संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा कि यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे प्रभावित करते हैं। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। भावनात्मक, इमोशनल और कॉग्निटिव जो पहलू हैं, उन दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। अब है विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में डैश के स्थान पर डैश के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में डैश के स्थान पर डैश के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि उपलब्धि, अवबोध ये नहीं होगा, अवबोध के स्थान पर उपलब्धि, उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब है विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती है। तो जो गलतियां हैं वह क्या इंगित करती है। तो विद्यार्थियों के अन्य समकक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता, विद्यार्थियों की निरुत्साह, क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी इनाम पर निर्भर है, वयस्कों के सीधे निर्देशों के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता, विद्यार्थियों के सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या त्रुटियां जो है वो इंगित करती है। तो विद्यार्थियों की जो सोच है वो वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, यही आपका आंसर है। अब एक मैचिंग दिया गया है, कलन विधि, स्वानुभाविक शोध प्रणाली, तुल्य रूपता, उपाय अंत विश्लेषण। तो ये आपको मिलाना है। तो कलन विधि जो होता है वो होता है कि एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम। तो ए का 2 हो जाएगा। फिर स्वानुभाविक शोध प्रणाली, तो इसका होगा सही उत्तर प्राप्त करने की एक सामान्य नीति है, इसका 4 हो जाएगा। तुल्य रूपता अर्थात यह है मिलती जुलती समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखना, तो यह 1 हो जाएगा। और फिर अंत में 1 2 4 हो गया, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए का 2 एक जगह यहाँ पे है, बाकी किसी में नहीं है, बस 1 आपका सही है
बाकी आपको देखना भी नहीं पड़ता यदि ऑप्शन के हिसाब से हम चलते तो। ये आपका 4 का 28 का जो है वो 4 जो है यहाँ पे सही होगा। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा कि अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं, क्योंकि रुचि व्यक्तिगत कारक है और समुदाय जो है वो पर्यावरण कारक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। अब है कि एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है, विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है, शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संचरित होता है। ये आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो आज के इस सेट में मैंने आपको 30 क्वेश्चन का डिस्कस कराया। 30 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर भी दे दिया हूँ। यह आज का जो शिफ्ट था वो 2021 को यह ऑनलाइन एग्ज़ाम जो सीटेट का हुआ था पेपर 2 में ये पूछा गया था। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट में और भी क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर PDP कंप्लीट क्लास का वीडियो वहाँ पे अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड जो कि काफ़ी भी आई है आपके सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर, वह भी वहां से आप देख सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और इस घंटी के निशान को दाबकर ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री कंटेंट हमारे YouTube चैनल पे मिल सके। और एक लाइक ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर ले। इस वीडियो का PDF हम टेलीग्राम चैनल में अभी डाल देते हैं। आप वहां से पहले सेट मार लीजिए, फिर आप आंसर चेक कर लीजिए कि आपका कितना सही हुआ, फिर आप वीडियो को देखकर और आपको जो भी दिक्कत है वो आप दूर कर लीजिएगा। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।